हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th की जो साइंस है उसका पार्ट 1 हम क्लियर कर चुके हैं। आज करेंगे हम इसका अध्याय 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिश्रण की परिभाषा कि मिश्रण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से बनकर मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम कोई दो यौगिक या तत्व यहाँ पर मिलाते हैं, जैसे मान लो हमने जल में चीनी को मिलाया, तो वो एक क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण की परिभाषा भी यही है कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। यहाँ पर हम दो प्रकार के मिश्रण, पहला है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा है हमारा विसमांगी मिश्रण। तो हम बात करते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी भाग के संगठन के समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मिश्रण है, उसमें अगर कोई एक भाग यानी कि कोई एक पार्ट या एक तत्व हम उसमें मिला रहे हैं, तो वह और जो दूसरा हम मिला रहे हैं, उन दोनों का जो मिश्रण है वो बिल्कुल संगठन क्या है, एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लो जल में हम नमक मिलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जल में जो नमक है वो बिल्कुल अच्छे तरह से घुल जाता है। तो और जैसे जल में हम चीनी को मिलाते हैं, तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा विसमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर देखिए, जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें देखिए, जो दो या दो से अधिक जो तत्व हम मिलाएंगे आपस में, तो उनका जो संगठन होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि उनके गुण भिन्न रहेंगे। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर हमें पता चल रहा है दो दो चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, तो जैसे मान लो जल में तेल है, नमक और सल्फर, जैसे जल में हम तेल मिलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जल और तेल दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि इनका जो गुण होते हैं, संगठन होते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरह के जो मिश्रण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण। तो और इसके बाद हम बात करेंगे विलयन की, कि विलयन क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यहाँ पर देखिए कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, यानी कि दो या दो से अधिक जो ऐसे पदार्थ जो समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। जैसे मान लो नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया। जैसे देखो नींबू, यहाँ पर देखिए नींबू जल का स्वाद हमेशा समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो इस चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो समांगी मिश्रण है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं कि विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो देखिए, विलायक की बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। देखिए, विलायक का इसकी परिभाषा का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो हम कोई दो मिश्रण को मिला रहे हैं, यानी कि दो पदार्थों को मिला रहे हैं, तो जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वही हमारा क्या कहलाता है? विलायक। यानी कि जिसमें किसी वस्तु, किसी पदार्थ को घोला जाता है, मिलाया जाता है, और वही क्या कहलाता है? हमारा विलायक। तो हमारी परिभाषा भी यही है कि विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, देखिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है।
इसमें देखो चीनी विलेय है और जल विलायक है। यहाँ पर देखिए विलेय की भी हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस उदाहरण को समझेंगे दोबारा से। तो देखिए विलेय क्या है, विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला है, उसे विलेय कहते हैं। यानी कि जो विलायक में घुलता है उसे तो हम विलेय कहेंगे, और विलयन में जो सबसे अधिक मात्रा में रहेगा जिसमें दूसरा पदार्थ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे चीनी और जल का घोल होता है, तो वहाँ पर देखिए हमारा जल अधिक होता है और चीनी हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं। तो जो अधिक मात्रा में जो हुआ, जैसे जल अधिक मात्रा में है तो उसको हम विलायक बोलेंगे, और जिसको हम घोल रहे हैं यानी कि कम मात्रा का जो पदार्थ है, जैसे क्या है उसमें शक्कर चीनी, वो हमारा क्या कहलाएगी, विलेय कहलाएगी। तो आपको समझ में आएगा कि विलायक और विषय किसे कहेंगे। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं विलयन के गुणों की। तो यहाँ पर देखिए विलयन में बहुत सारे गुण होते हैं, तो बात कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए विलयन एक समांगी मिश्रण है। यह हमने परिभाषा में देख लिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इसके बाद देखिए विलयन के जो कण होते हैं उनका व्यास, यानी कि ये जो कण है इनका जो ये व्यास है ये 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं। यानी कि देखिए इतने छोटे होते हैं ये कि हम इनको साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम टेलीस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखा जाता है। इसके बाद देखिए अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। यानी कि देखिए इसमें जो इसके विलयन के जो कण हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, इस वजह से ये कण क्या है अपने अंदर होके जो प्रकाश है उसको नहीं गुजरने देते हैं, इस वजह से इनमें देखिए प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, किसमें, विलयन में। इसके बाद देखिए छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अगर हम जैसे हमारा ये विलयन है, अगर उसको हम छलनी से या किसी से भी कपड़े किसी की सहायता से, तो हम जो उसमें विलेय है यानी कि जो पदार्थ उसमें घुला हुआ है जो कम मात्रा में है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, या उसको हम एक शांत रख दें, मतलब उसको हिलाए डुलाए नहीं, उसके बाद भी वो जो उसके कण हैं विलेय के वो अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये कुछ विलयन के गुण थे, ये इसको भी आप याद करके रखें, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। तो यहाँ पर देखिए विलयन की सांद्रता क्या कहलाती है। देखिए विलयन में मौजूद विलेय या पदार्थ की मात्रा के आधार पर तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी उसको हम तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहेंगे। अब देखिए कितनी मात्रा होना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं। देखिए किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। यानी कि कोई भी विलयन है उसकी जितनी क्षमता होगी उसमें उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है। जैसे हम पानी में अगर शक्कर मिलाए, जैसे मान लो एक गिलास हमने पानी लिया उसमें हम शक्कर मिलाएंगे, तो क्या हम ये 2-5 कुंटल उसमें शक्कर घोल सकते हैं क्या, नहीं घोल सकते। 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच 10 चम्मच, तो जहाँ तक उसकी क्षमता होगी उतना ही हम उसमें घोल सकते हैं। तो इसी लाइन का मतलब यही है। इसके बाद देखिए अतः दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर देखिए संतृप्त विलयन की ये परिभाषा हो गई, यानी कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को क्या कहते हैं, हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद है विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। किसकी, विलयन की। तो यहाँ पर देखिए विलयन में जो हमने उसको विलेय घोला, यानी कि हम जो शक्कर घोल रहे हैं पानी में, तो वो कितनी अधिकतम कितनी घुल सकती है, वही जो मात्रा होती है वो उस विलयन की क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। यानी कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, देखिए यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे
असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसके बाद देखिए हम सांद्रता की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए सांद्रता की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर देखिए विलायक की मात्रा द्रव्यमान और आयतन दोनों में हो सकती है, में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलायक में जो विलेय घुला हुआ है उस विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसे ही क्या कहते हैं, हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि उस विलयन में जो विलेय पदार्थ है वो कितना घुला हुआ है उसी की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम विलयन की सांद्रता को तीन तरीके से, तो बहुत से तरीके हैं लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पर तीन तरीके से विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला तरीका हमारा क्या है, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ये अगर हमें निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान और उसको 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर हमें द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत ज्ञात करने हो तो उसको कैसे करेंगे, देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन और उसको 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, विलेय का आयतन और बटे में विलयन का आयतन और गुणा में 100। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। ये देखिए ये फॉर्मूले का हम आपको एक दो सवाल भी बताएंगे जो आपकी किताब में दे रखे हैं, उनको सॉल्यूशन भी करवा के बताएंगे, तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो और अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं निलंबन की। तो यहाँ पर देखिए निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए निलंबन क्या है, एक विसमांगी मिश्रण है। अब विसमांगी मिश्रण में हमने क्या देखा, एक दूसरे जो हैं वो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में घुलते नहीं है, मिलते नहीं हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। और इसके जो निलंबित कण होते हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे मान लो चौक का चूर्ण है या गेहूं का आटा प्लस जल, अगर हम जल में चौक का जो चूर्ण है वो अगर हम मिलाए या गेहूं का आटा मिलाए तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निलंबन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कोलाइडल विलयन। देखिए कोलाइडल विलयन को डायरेक्ट हम किताब की सहायता से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। देखिए प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद देखिए टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसके बाद देखिए एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसा हमने खिड़की में देखा होगा या हम कहीं जंगल में जाते हैं तो जब जो सूर्य का जो प्रकाश है वहाँ से गुजरता है तो हमें कुछ लाइनें जो हैं प्रकाश के रूप में दिखती है ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये एक यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, जबकि दूध तथा पानी का मिश्रण जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यानी कि अगर हम कॉपर सल्फेट का विलयन लें तो उसमें से जो है टॉर्च है ये प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, जबकि किससे निकल जाएगा, दूध तथा पानी के मिश्रण से। इसके बाद देखिए यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। क्या होता है, जो हम यहाँ पर खिड़की पर देखते हैं ना प्रकाश की किरणें, वो क्यों होता है, वो होता है कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर देखिए जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। इसके बाद देखिए कोलाइड के गुणधर्म, इसके हम गुणधर्म देख लेते हैं कि कोलाइड के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए पहला तो है कि यह एक विसमांगी मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि
ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। यहाँ पर देखिए ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि जिसका नाम है अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़ते हैं इसको। देखिए कोलाइडल विलयन परीक्षित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का एक घटक जो है या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त परावस्था निलंबित है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि जो मिश्रण के घटक है उनका पृथक्करण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण से प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। इसके बाद देखिए विषमांगी मिश्रण को साधारणतया भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग पॉइंट्स की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, रंग वाले घटक या जैसे डाई है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए हम एक क्रियाकलाप यानी कि एक प्रैक्टिकल करेंगे जो किताब में हमें दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक जो है बीकर लेंगे, उसमें आधा जल भर लेंगे बीकर में। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीकर के मुख पर जो है वॉच ग्लास रखेंगे। क्या करेंगे, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए वॉच ग्लास मतलब एक प्लेट सी आती है कांच की, वो रखेंगे। और इसके बाद देखिए कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल देंगे, स्याही डालेंगे। उसके बाद देखिए अब बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे। तो देखेंगे हम स्याही को पृथक रूप से गर्म नहीं करना चाहते, यानी कि हम स्याही को जो है डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण मतलब उससे जो है वाष्प बन रही है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। इसके बाद देखिए जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उससे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखेंगे और प्रेक्षित करें। तो देखिए ये हमारा प्रयोग था। ये हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने जल भरा, इसके ऊपर वॉच ग्लास लिया और इसको हमने गर्म किया। हम देखिए पहले जल को गर्म कर रहे हैं और जल की जो वाष्प जा रही है उससे जो ये स्याही है इसमें से ये वाष्प निकल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी वाष्प है, ये स्याही है, ये वॉच ग्लास है, ये बीकर है और ये जल है। तो ये कौन सी विधि हो गई, वाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि, वाष्पीकरण विधि। अब देखिए इसके बाद देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, यानी कि जो स्याही होती है वो जल में क्या है, एक रंग है, यानी कि जल में रंग मिला हुआ है, वही हमारी क्या होती है, स्याही होती है। तो देखिए इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी कि जो हमने अभी विधि अपनाई थी वो हमारी कौन सी विधि थी, वाष्पीकरण की विधि। और यहाँ पर हम बात करते हैं विलायक से। विलायक मतलब जो अधिक मात्रा में था। अधिक मात्रा में क्या था हमारा, यहाँ पर जल था और उसमें देखिए क्या है, स्याही भरी हुई है। तो हम स्याही को अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और अलग पॉइंट है इसमें कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो दूध है उससे हम क्रीम को कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको भी हम एक क्रियाकलाप की सहायता से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आजकल हम बाजार में संपूर्ण क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। वसा यानी फैट होता है। इस देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए क्रियाकलाप में क्या करेंगे, एक प्रणाली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। क्रीम युक्त दूध क्या होता है, जैसे हमारे घरों में जो डायरेक्ट हम गाय या भैंस से जिससे भी हम उस दूध को निकालते हैं तो वो जो दूध होता है बिल्कुल शुद्ध, वो क्या दूध होता है, हमारा संपूर्ण क्रीम युक्त दूध होता है। इसके बाद देखिए अपकेंद्रीय यंत्र, ये एक मशीन होती है, से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें, यानी कि उसको फेरते हैं वो। अगर स्कूल में यह यंत्र उपस्थित नहीं है तो यह प्रयोग आप अपने घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली
मतनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को कैसे पृथक करते हैं और दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण जो है नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। देखिए अपकेंद्रण विधि में क्या होता है, हम उसको देखिए आप कहीं डेयरी पर भी जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है उसमें दूध को डाल दिया जाता है और दूध को देखिए उसमें बहुत सारी प्लेटें लगी होती है अंदर और वो उसको जो है बहुत तेज़ी से दूध को घुमाया जाता है उसके अंदर। तो उससे क्या होता है वहाँ पर देखिए जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण यानी कि जो दूध है वो ऊपर तैरता रहता है। तो इस तरह से दूध और उसकी जो क्रीम है उसको अलग किया जाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद है हमारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अघुलनशील का मतलब होता है जो अपने आप में घुले नहीं, जैसे तेल है और तेल में हम पानी मिला दें या पानी में हम तेल मिला दें तो वो आपस में घुलते नहीं है। तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल जिसको हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं को जल से पृथक करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमारा जो जल है उसमें केरोसिन का तेल मिलाया गया है, उन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे ये क्रियाकलाप हम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें, यानी कि इसे हिलाए डुलाए नहीं, इसे ऐसे ही रख दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। परत मतलब वो दोनों अलग अलग दिखने लग जाए। इसके बाद देखिए पृथक्करण कीप के स्टॉप कोर को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कोर को बंद कर दें। यानी ये देखिए ये हमारी एक पृथक्करण कीप है। इसमें देखिए हमने क्या लिया, पानी और केरोसिन को लिया और इसको हमने थोड़ी सी देर जो है इसको बंद यानी कि चुपचाप रख दिया, इसको बिना हिलाए डुलाए। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये जल तो नीचे बैठ गया और ऊपर वाली परत किसकी बन गई, मिट्टी के तेल की। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हमने इसको यहाँ पर एक कोर्क लगा रखा है यानी कि ढक्कन लगा रखा है। तो इसको हम खोल देंगे और ये जो पानी वाली परत है यहाँ तक इस पानी को अलग निकाल लेंगे। उसके बाद जब ये परत यहाँ तक आ जाएगी कोर्क तक तो इसको बंद कर देंगे और उसके बाद जो ये केरोसिन वाला है इसको अलग निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो दो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग करते हैं। यहाँ पर देखिए सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन आदि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातित मतलब जो डायरेक्ट क्या हो जाए, जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट वाष्प बन जाए बिना दरों में चेंज हुए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो है नमक और कपूर को अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कर रखी है। यहाँ पर बर्नर ले रखा है और यहाँ पर देखिए कपूर तथा नमक का मिश्रण, ये हमने कपूर और नमक का मिश्रण ले रखा है। और यहाँ पर देखिए ये जो क्या कर रखी है, उल्टी रखी हुई कीप, ये कीप है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चीनी मिट्टी की प्याली है, चीनी मिट्टी आती है ना उसकी ये प्याली है, प्लेट है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, कपूर तथा नमक का मिश्रण रख दिया। इसके बाद जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो कपूर है ये डायरेक्ट वाष्प बनेगी और ये देखिए इस तरह से ये वाष्प बनकर ये ऊपर इस कोनों पे चिपक जाएगी। ये देखिए ठोसीकृत कपूर। इसके बाद ये ऊपर हम इसमें क्या लगा रहे हैं, रुई का प्लग, यानी कि इसको रुई की सतह से इसको ऊपर का जो ढक्कन है इसको बंद कर देंगे। तो इसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है नमक बच जाएगा और जो कपूर है वो हमारी इस साइडों में यहाँ पर चिपक जाएगी। तो इस तरह से जो है कपूर और नमक का मिश्रण जो है अलग किया जाता है।
इसके बाद देखिए हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ये क्या होते हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो परिवर्तन है वो भौतिक है या रासायनिक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणों की। तो देखिए ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उन्हें भौतिक गुण कहा जाता है, यानी कि जिन्हें हम आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं और उन्हें हम बता सकते हैं कि जैसे कोई ये वस्तु है, इसका कलर क्या है, जैसे ये सफ़ेद है, ये साई का कलर ब्लैक है, तो हम ये इसके क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण कहलाएंगे। जैसे है रंग है, कठोरता है, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक, ये सब चीज़ें किस में आती है, भौतिक गुणों में। अब बात करते हैं हम भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है किंतु पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि अगर किसी पदार्थ के आकार, रंग और इनमें यानी कि केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, देखिए सोने का पिघलना। अब देखिए जब सोना पिघलता है तो वहाँ पर देखिए जो ठोस सोना होता है उसको द्रव में बदला जाता है, तो द्रव में भी वो सोना ही रहता है, यानी कि उसके गुणों में चेंज नहीं हुआ है, केवल उसके भौतिक गुण है। यानी कि पहले वो ठोस था तो अब क्या बन गया, द्रव बन गया, केवल वही चेंज हुआ है। बाकी उसका जो रासायनिक संगठन है यानी कि उसके जो गुण है, रासायनिक गुण है, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। तो इस तरह के जो परिवर्तन हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए कांच का टूटना। अब देखिए कांच ठोस होता है, जब वो टूटेगा तब भी उस ठोस ही रहेगा, यानी कि तब भी वो कांच ही रहेगा। तो इस तरह का भी ये भी क्या कहलाएगा, एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद देखिए शक्कर का पानी में घुलना। देखिए जब शक्कर को पानी में घोला जाता है तब भी वो शक्कर ही रहेगी, यानी कि उसको हम अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। या सिंपल सी बात आप क्या समझ सकते हो कि ऐसे परिवर्तन जिसमें हम अगर जैसे मान लो सोने को वो पिघला रहे हैं, सोने का द्रव बना रहे हैं, तो द्रव से भी हम सोना बना सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को हमने तोड़ा, जलाया, कुछ भी किया तो हम यहाँ पर जैसे इसको पिघलाया, जैसे कांच को तोड़ा, कांच का टूटना, तो कांच को हम वापस बना भी सकते हैं। तो इस तरह के जैसे हमने क्या किया, हमने जल में नमक को घोला, तो जल में नमक को घोलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को अलग भी कर सकते हैं। किस विधि से, वाष्पीकरण की विधि से। उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर जो जल है वो हमारा वाष्प बन जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, हमारा जो है उसमें नमक बच जाएगा। तो इस तरह के जो परिवर्तन हैं वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि पदार्थों में ऐसा परिवर्तन हो कि एक नया पदार्थ बने और जो नया पदार्थ बना है वो पहले वाला जो पदार्थ था उससे बिल्कुल अलग हो, यानी कि उसके गुण भी अलग हो और संगठन भी अलग हो। तो ऐसा जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि एक बार ये जो परिवर्तन हुआ तो जो हमारा अभी का जो पदार्थ है उसमें रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो वापस से हम उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोयले का जलना। अब यहाँ पर देखिए कोयले को जलाया तो कोयला जलने के बाद किस में बदलता है, कार्बन में बदल जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए या उसकी राख बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब जो राख बनी है क्या उससे हम वापस कोयला बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। और यहाँ पर देखिए ये कोयला है, कोयला जलने के बाद क्या बन गया, राख बन गया। तो ये उसका बिल्कुल ही चेंज हो गया सिस्टम ही। तो ये क्या कहलाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद देखिए लोहे पर जंग लगना। तो देखिए लोहे पर जंग लगती है, उससे लोहा खराब होता है। तो देखिए जो जंग लगी है उससे हम वापस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसके जो गुण हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए दूध से दही का बनना। तो देखिए दूध से जब दही बनता है तो दूध हमारा बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, दही हमारा खट्टा होता है। और तो इस तरह से देखिए दूध से दही जमा तो उसमें क्या हुआ, उसके रासायनिक गुण जो है वो चेंज हो गए,
क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इस तरह के जो परिवर्तन होंगे वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आग का जलना। अब देखिए आग जलती है, जैसे कोई भी लकड़ी है या कोई भी ईंधन है, उसको हमने जलाया तो आग जलना या आग लगना भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि हमने किसी पदार्थ को अगर जलाया तो वापस से हम उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि मोमबत्ती का जलना क्या है? वे एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही है। अब वो कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम मोमबत्ती में जैसे हमने कहीं पर भी, जैसे हमने यहाँ पर एक प्लेट ली या एक बर्तन लिया, उसमें हमने मोमबत्ती को रखा ना और नीचे से उसको गर्मी दी, तो जो ये मोमबत्ती होगी ये पिघलकर वापस इसी में इकट्ठी हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया? एक भौतिक परिवर्तन हो गया। यानी कि मोमबत्ती चेंज नहीं हुई, केवल जो ठोस बना होता है उसका द्रव बन गया, वापस से वो ठोस बन जाएगा। ये उसका भौतिक परिवर्तन हो गया। अब देखियो अगर हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको जलाते हैं तो जो मोमबत्ती है वो डायरेक्ट क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। तो ये उसका क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इस तरह से जो मोमबत्ती है उसका भौतिक और रासायनिक दोनों ही जो परिवर्तन है वो होते हैं। इसके बाद देखिए पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं तत्व क्या है। तो यहाँ पर देखिए तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व जो है पदार्थ का वह मूल रूप है, यानी कि पदार्थ का एक ऐसा रूप है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि और उसको अधिक छोटा नहीं किया जा सकता अन्य सरल पदार्थों में, यानी कि उसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। तो वो हमारा क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। इसके बाद देखिए तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम यौगिक। तो देखिए एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यानी कि इसमें क्या होता है? ये ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व जो है नियत अनुपात में, यानी कि उनका जो अनुपात है वो फिक्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पार्ट 2 है उसका लगभग सारा पार्ट जो है क्लियर कर लिया है और हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि आपको ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये पार्ट समझ में आया या नहीं, या कोई जगह पर कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसके बाद ये जो किताब के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं और किताब के बाहर जो क्वेश्चन है उनको भी हम अलग से इसमें करवाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।